बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा केमिस्ट्री चैप्टर 2 है जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो सबसे पहले जो एटम था उसके बारे में किसने डिस्कस किया था। एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था। ठीक है, और सबसे पहले उसने बताया कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जो भी चीज़ है वो किससे बनी हुई है, एक इनडिवाइजेबल पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो एटम है वो एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है इनडिवाइजेबल, यानी जो चीज़ तकसीम ना हो सके। ठीक है, जिसको मज़ीद आप जो है ना उसको छोटा करके उसको मज़ीद डिवाइड ना कर सकें। तो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। और सबसे पहले जो 19th सेंचुरीज़ में एक जॉन डाल्टन था, उसने एटॉमिक थ्योरी को पेश किया था। और अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिवाइजेबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उसने कहा कि जितने भी जो भी मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, एक स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वाज कंसीडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। और 19th सेंचुरी के एंड तक ये बात समझी जाती थी कि जो एटम है वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। बट जब 20th सेंचुरीज़ में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टेन, जे थॉमसन और रदरफोर्ड, बोहर एंड अदर कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात रिवील्ड की कि जो एटम है वो मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ बना हुआ है, और जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। सबसे पहले हम वो देखेंगे जो सबसे पहले जो डाल्टन था, डाल्टन के मुताबिक जो थ्योरी थी उसके मुताबिक जो एटम है, ठीक है, वो मज़ीद डिवाइस नहीं हो सकता। लेकिन 80s और 80s के एंड तक और 1800 यानी कि जो 1800 सेंचुरी थी इसके एंड तक लोग ये सोच रहे थे कि जो एटम है वो इनडिवाइजेबल है। बट जब 19वीं सदी यानी कि 19th सेंचुरी शुरू हुई तो उस टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टेन था और एक जे थॉमसन था। ठीक है, 1886 में उन्होंने क्या किया कि उन्हें कुछ पार्टिकल जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए जिनको उसने प्रोटॉन का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन ने उसको एक और पार्टिकल्स थे उनको डिस्कवर किए जिनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। और इनके मुताबिक जो उन्होंने कहा कि जो एटम का जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जो है इससे किससे बना हुआ है। उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए जैसे प्लम पडिंग की फॉर्म में, यानी कि क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा मतलब कोई ऐसी कोई सॉलिड सी चीज़ है बेसिकली एटम, और उसके ऊपर छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस तरह उन्होंने एक सॉलिड स्ट्रक्चर की फॉर्म में उन्होंने एक एटम का स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, और सबसे पहले जो एटम की जो उन्होंने स्ट्रक्चर को डिवाइस किया तो सबसे पहले कैथोड रेज डिस्कवर की गई, और इनको डिस्कवर किया था सर विलियम क्रूक्स ने। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली लोहे उसकी क्लास की। ठीक है, उसके अंदर उसने कुछ गैसेस थी, ठीक है, उनको क्या किया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में वहाँ से पास किया। ये 2 का ग्लास ट्यूब, ठीक है, जिसके 2 मेटलिक इलेक्ट्रोड उसने रखे, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया उसने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10-4 एटमॉस्फेयर एंड व्हेन लाइट वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस शाइनिंग रेज वर emitted from the cathode which traveled toward anode, and these rays are given in the name of cathode rays. These were originated because these were originated from the cathodes. So उसने सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर से उसने क्या किया कि उसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो 10-4 रखा, ठीक है, और उसको कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। ठीक है, उसके अंदर उसने गैस रखी और फिर वहाँ से जब उसने हाई वोल्टेज पास की तो उसने देखा कि कुछ जो रेज थी जो कैथोड से एमिट होकर एनोड की तरफ जा रही थी, उसने उनको क्या कि नोट किया और फिर उसने इनको नाम दिया कैथोड रेज।
अब ये जो कैथोड रेज थी बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। बेसिकली जो कैथोड रेज थी उसने देखा कि ये क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, कैथोड रेज कैथोड की सरफेस से जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ। अगर हम उसके इनके दरमियान में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, तो कह रहे कि उसका वो एक शेडो बनाएगा। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट वहाँ पर उसने एडजस्ट की थी उसकी तरफ वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब वो ये शो कर रहा था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और उसके बाद उसने कहा कि द रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, और जिस चीज़ के ऊपर ये फॉल होती हैं उसका टेम्परेचर रेज कर देती हैं। और उसके अलावा पांचवी चीज़ ये थी कि जे थॉम्सन ने उसके जो चार्ज ओवर मास रेशो डिस्कवर की। ठीक है, और ये जो चार्ज ओवर मास रेशो थी उसने कहा ये किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। और लाइट प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, और जब ये जो रेज होती हैं जब ये किसी डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर जब वहाँ पे जाके टकराई तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हुई। और सातवीं चीज़ उसने ये बताया कि इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसने देखा कि जो भी आप मैटर यूज़ कर रहे हो, जो भी आप गैस यूज़ कर रहे हो, सबसे सेम तरह की जो रेज थी वो निकल रही थी, सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। तो ऑल दिस प्रॉपर्टीज सुजेस्टेड दैट कि कैथोड रेज जितनी भी थी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर आप कोई भी अगर गैस रखते हो तो सब में से यही वाली जो रेज थी ये निकल रही थी। ठीक है, and the fact that the cast of shadow of an opaque object suggested that they are not rays but they are फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल। और इसने यहाँ पे ये सुजेस्ट किया कि अगर देखें अगर किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट का किसी ओपेक का क्या बना रहा है, शेडो बना रहा है, तो इट्स मीन ये जो रेज हैं ये बेसिकली रेज नहीं है, ये एक फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। और इसने यहाँ पे पार्टिकल्स का नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। और सिंस ऑल द मटेरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इट मीन दैट ऑल मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन एज वी नो मटेरियल आर कंपोज ऑफ एटम, हेंस इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। और जैसे उसने कहा कि जितना भी, जैसे कि हमें पता है कि हर एक मैटर जो है एटम से बना हुआ है, तो इट्स मीन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फंडामेंटल, एक बुनियादी पार्टिकल है किसका, एटम का। फिर उसके बाद जो गोल्डस्टेन था, ठीक है, उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया 1886 में। उसने भी सेम तरह का उसने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और इसने देखा वहाँ पे ये नोट किया कि कुछ जो रेस थी वो कैथोड रेस से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, और उसने इन रेस को नाम दिए जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी। और उसने देखा कि उसने कहा कि ये जो इनको उसने कैनाल रेस का नाम दिया। और उसने ये बात, उसने इसकी जब प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ ये थी कि ये कैथोड रेस के अपोजिट मूव कर रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि दे रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या कर डिफ्लेक्ट हो रही थी एक नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इट्स मीन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और उसने देखा कि द नेचर ऑफ कैनाल विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। उसने देखा कि जब हम डिफरेंट गैसेज के लिए डिफरेंट किस्म की जो कैनाल रेज हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि हर एक गैस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ जो कैनाल रेज हैं, यानी कि एनोड कैथोड रेज जो कैनाल रेज हैं बेसिकली उसने ये इंट्रोड्यूस कराया कि हर एक गैस के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट है। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही थी। इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस व्हेन द कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द रेसिडियल गैस मॉलिक्यूल्स। उसने ये चीज़ देखी कि ये जो एनोड से मूव तो नहीं कर रही थी, एनोड से ये ओरिजिनेट नहीं हो रही थी, बल्कि जब भी कैथोड रेस जब टकरा रही थी उस ट्यूब के अंदर रखी हुई गैस के साथ, तो वहाँ से ये क्या हो रही थी, ये वाली रेस एमिट हो रही थी। ठीक है, और उसके अलावा उसने यहाँ से उसने एक देखा कि जो गैसेस थी वो क्या हो रही थी, आयोनाइज हो रही थी। कैसे हो रही थी, उसने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन आके ये देखे एम पार्टिकल है हमारे पास, एम गैस है, इसके ऊपर ये जो कैथोड रेस थी ई इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर जब ये आके स्ट्राइक करेगा तो उसने देखा कि ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अंदर और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अंदर। तो mass of these particle were found equal to that of proton or simple multiple of it। और उसने देखा कि ये जो जितने भी पार्टिकल थे इनका जो मैस था इक्वल था किसके, प्रोटॉन्स के। द मैस ऑफ प्रोटॉन क्या है 840 टाइम मोर देन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो भी कोई भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उससे 840 टाइम मोर जो है 1840 टाइम्स
ज़्यादा इनका वेट था, इनका मैस था, ठीक है। दस दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उसने ये कहा कि ये जो रेज हैं वो किससे बनी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। द मैटर, द मास एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसने कहा ये डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। हैंस उसने कहा कि जो डिफरेंट गैसेज हैं उनके लिए पॉजिटिव चार्ज जो रेज हैं वो डिफरेंट होंगी। और कीप इन माइंड दैट के पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस बाय गैस विल बी ऑफ द सेम टाइप, ये सेम टाइप भी हो सकती हैं। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन, जिसने लाइटेस्ट गैस वहाँ पे यूज़ की थी और उसके अंदर जो पॉजिटिव रेज बनी वो क्या कहलाई, उनको उसने किसका नाम दिया, प्रोटॉन्स का नाम दिया। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली। उसने रदरफोर्ड ने जब मज़ीद इसी इनकी जो थीरीज थी इनके ऊपर उसने थोड़ा सा वर्क किया और उसने 1920 में ये प्रिडिक्ट किया कि उसने कहा किसी भी एटम का जो मास है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बेस पे हम जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर उसने वहाँ पे दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसके अलावा फिर उसने वहाँ से ये चीज़ डिस्कवर की कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो बिल्कुल भी जो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और उसको उसने किसका नाम दिया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। फिर 1932 में जो चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन उसने डिस्कवर किए व्हेन ही बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल ऑन द बेरिलियम target he observed that highly penetrating radiation were produced and these radiation are called neutron। फिर जो चैडविक था 1932 में उसने दोबारा से ये वाला एक्सपेरिमेंट एक बेरिलियम के ऊपर इसने पार्टिकल्स को बम्बारमेंट की, तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो हाईली पेनेट्रेटिंग थे और हाई स्पीड थे और उनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं था, और उसने उन पार्टिकल्स को किसका नाम दिया, न्यूट्रॉन्स का। यानी कि ये बेरिलियम है, इसके ऊपर जब उसने हीलियम यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की बम्बारमेंट की, देन ही उसने देखा कि ये कुछ हमारे पास हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल एमिट हुए और उसने किसका नाम दिया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है कि न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। और उसके अलावा मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, और इनका जो मास है वो इक्वल टू किसके हैं, प्रोटॉन्स के हैं। उसके अलावा फिर रदरफोर्ड जो है, एंड फिर रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने जो इलेक्ट्रॉन्स का उसने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट्स इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उनको दोबारा से उसने एक अच्छे मतलब उसको दोबारा एक्सपेरिमेंटेशंस की, और उसके बाद उसने एक फाइनल एटम का उसने स्ट्रक्चर दिया। तो रदरफोर्ड जो था उसने एक गोल्ड फाइल ली, ठीक है, उसके ऊपर उसने पॉजिटिव चार्ज जो हीलियम न्यूक्लाई हैं उनको उसने तो बम्बारमेंट की, ठीक है। और ये जो गोल्ड फाइल थी उसके जो लेंथ थी उसने 0.0004 रखा, 4 सेंटीमीटर थिक फाइल ली, ठीक है। जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम और पोलोनियम से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे थे, और दे एक्चुअली भी जो थे बेसिकली ये क्या थे, हीलियम न्यूक्लाई थे, और दे कैन पेनिट्रेट टू द मैटर टू सम एक्सटेंट, जो कुछ एक्सटेंट तक किसी मैटर के अंदर क्या हो रहे थे, पेनिट्रेट हो रहे थे। जब उसने इन पार्टिकल्स के ऊपर बम्बारमेंट की तो उसने देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स थे ना वो ईजिली वहाँ से लेके देखा पास कर गए, और कुछ की स्मॉल डिफ्लेक्शन हो गई और कुछ की लार्ज डिफ्लेक्शन हो गए, कुछ रिएपल बैक आर, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से उसने देखा कि कुछ गुजर गए, ठीक है, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, और कुछ वापस चले गए। अब उसने इन सारी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे उसने वहाँ पे देखा कि उन्हें कहा कि जितने भी तकरीबन सारे जो पार्टिकल्स थे वो बगैर डिफ्लेक्शन के तो गुजर गए, कुछ जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ रिकॉल बैक हो गए। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से उसने रिज़ल्ट निकाला, उसने जो रिज़ल्ट निकाले उसमें क्या था, ये उसने कहा कि सिंस मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास थ्रू इट, यानी उसने देखा कुछ पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन के चले गए, तो इसका मतलब उन्होंने कहा एटम का जो मोस्टली हिस्सा है वो क्या है, एम्प्टी है। और डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल, जो कुछ पार्टिकल की जो डिफ्लेक्शन हुई है, तो उसका मतलब उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है और जिसका उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद उसने कहा कंप्लीट जो रीबाउंड्स हुई है ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शोज दैट न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। उसने कहा जो कंप्लीट रीबाउंड्स हुई है कुछ पार्टिकल्स की, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो डेंस भी है और हार्ड भी है। सिंस अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड शोज दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। उसने कहा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम के मुताबिक के मुकाबले में जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत कम है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसने कहा कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, जो एक एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और उसने कहा कि इस वजह से क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर वो किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, यानी कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होता है। तो इस वजह से एटम क्या होता है, एक न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद होता है। Except electron, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और इस वजह से हम इनको क्या नाम देंगे, न्यूक्लियंस का भी नाम देंगे। अब रदरफोर्ड ने तो एक अच्छा सा मॉडल पेश तो किया, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर भी स्टिल कुछ डिफेक्ट्स थे। और वो डिफेक्ट्स क्या थे कि आल्दो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव कर दिया कि जो प्लम पडिंग मॉडल था तो वो तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लासिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी है वो फॉल होते होते एट द एंड जाके वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। ठीक है, दूसरा उसने ये कहा कि इफ़ इलेक्ट्रॉन और क्या इफ़ एमिट कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन जो है एमिट कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इनफैक्ट ये क्या बना रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था। ठीक है, तो यानी कि इसने दो यहाँ पे दिए थे। एक तो उसने कहा कि जो कंटिन्यूसली, एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ करते करते एट द एंड तो वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। दूसरी चीज़ उसने ये कहा कि कंटिन्यूसली एनर्जी भी उनकी जो रिलीज़ हो रही है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जब उन्होंने स्पेक्ट्रम उसका ऑब्टेन किया, जैसे कि हम लोग लोगों की एंजियोग्राफी होती है, या फिर सॉरी एंजियोग्राफी नहीं, ईसीजी होती है, सॉरी, जैसे लोगों की ईसीजी होती है ना, कभी आप लोगों ने देखी होगी किसी की ईसीजी, तो देखा होगा वहाँ पे वो लाइंस बनती हैं। वो इसी तरह का एक स्पेक्ट्रम जब उन्होंने लिया उसका, तो या एक्सरे, यूँ समझ लें सिंपल ज़बान में एक्सरे लिया, तो उन्होंने देखा कि जो एक्सरेज के मुताबिक जो लाइट एमिट हो रही थी एनर्जी, वो जो स्पेक्ट्रम जो बन रहा था वो बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। लेकिन जो क्योंकि अगर जैसे रदरफोर्ड कह रहा है कि वहाँ पे कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रही है, तो इसमें वहाँ पे कंटिन्यूस एक बनना चाहिए था स्पेक्ट्रम। तो यहाँ से फिर ने कहा कि नहीं, रदरफोर्ड का जो मॉडल है बाकी तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत डिफेक्ट है। ठीक है, ऑल्दो द साइंटिस्ट हैज ऑब्जेक्शंस ऑन द एटॉमिक मॉडल प्रेजेंटेड बाय रदरफोर्ड, येट इट कल्टिवेटेड थ्रू प्रोवोकिंग आइडिया अमंग देम, दे इनिशिएटेड द क्वेश्चन टू आंसर द फॉलोइंग। और यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाए वो ये थे कि हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम स्टेबल। उसने कहा कि अगर कंटिन्यूसली अगर एनर्जी एमिट करता है तो इट्स मीन एटम कोलैप्स हो जाएगा, अगर कोलैप्स है तो फिर एटम स्टेबल क्यों है। ठीक है, वाई डज एन एटम गिव अ लाइन स्पेक्ट्रम, अगर एटम कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो फिर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बना रहा है, फिर लाइन स्पेक्ट्रम बनाएगा कैसे, क्यों बना रहा है, ये भी एक क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन ये था कि साइंटिस्ट कंसिडर देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, उन्होंने कहा कोई ना कोई और मॉडल है एटम का, और इंडिकेट दैट कि रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट परफेक्ट, और उन्होंने कहा रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है। और फिर यहाँ पर लोगों को और क्वेश्चंस मिले और उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था नील बोहर। ठीक है, उसने एक एटम का मेथड डिवाइस किया 1913 में, और जिसका नाम दिया गया कि इसको बोहर एटॉमिक मॉडल का नाम दिया गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वांटम प्लॉन्क्स एक साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने भी एक थ्योरी बनाई थी, तो उसको भी यहाँ पे पुट किया गया। और अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और इन एटम डज नॉट ऑब्जर्व और एमिट एनर्जी कंटिन्यूस। वो कहता है कि जो एटम का स्ट्रक्चर वही है, तो उसने कहा न्यूक्लियस भी एज इट इज उसका वही है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके अराउंड जो शेल्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उसने ये चीज़ बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है, ना ही वो एब्जॉर्ब कर रहा है। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक शेल्स के अंदर या स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव कर रहे होते हैं। ये न्यूक्लियस के अराउंड ये शेल्स हैं, वहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और हर शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, और उसने कहा कि कोई भी एटम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही रिलीज़ करता है। ठीक है, उसने कहा कि सिर्फ दो कंडीशंस पे वो एनर्जी रिलीज या क्या करेगा, एमिट करेगा।
एमिट या एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहले जब उसने अपने कुछ पास्टुलेट से बनाया, सबसे पहले हम उसके पास्टुलेट देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम उसने सब, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस की थी। तो उसने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम है कंसिस्ट ऑफ एनी टेनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस और इन अराउंड द न्यूक्लियस। उसने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर एक टेनी न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं एक रेडियस के अंदर, जिसका रेडियस क्या है, एक सर्कल के अंदर जिसका रेडियस क्या है और है। और उसने कहा कि ईच ऑर्बिटल एग्जिबिट फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। उसने कहा कि हर जो ऑर्बिट है उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है जिसको हम जो क्या होती है क्वांटाइज है। और उसके अलावा उसने कहा एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक कोई भी एटम क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रहेगा, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एनर्जी जो है उस सूरत में एमिट या एब्जॉर्ब होगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा, ठीक हो गया। तीसरी चौथी चीज़ ये थी कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि लोअर से वो हाई में जा रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इस केस में वो क्या करेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है तो उस सूरत में क्या होगा कि वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और दिस चेंज इज एनर्जी, जो एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा ई के साथ, ठीक है। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज़ इक्वल टू HV। और वेन जहाँ पे जो H है बेसिकली वो एक प्लॉन्क्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−34 जूल सेकेंड्स है। और यहाँ पे V जो है बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। और इलेक्ट्रॉन उससे चौथी नेक्स्ट चीज उसने ये बताई कि कैन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड इन ऑर्बिट इन एंगुलर मोमेंटम विच इज़ गिवन बाय mvr NH/2π। उसने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम बनेगा, ठीक है। वो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, NH/2π के इक्वल होगा। वहाँ पे जो n है बेसिकली ये क्या ऑर्बिट नंबर है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे हमने बताना है कि डिफ्रेंशिएशन बताना है कि रदरफोर्ड का मॉडल और जो बोहर एटॉमिक मॉडल है बेसिकली इन दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है। जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो बेसिकली किस पे बेस कर रहा है, क्लासिक थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा है, जबकि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ठीक है। और रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन हर इलेक्ट्रॉन की एक फ़िक्स एनर्जी है, एक ऑर्बिटल के अंदर है जिसकी फ़िक्स एनर्जी है, ठीक है। और जो रदरफोर्ड है उसने कोई भी आइडिया नहीं दिया है, नो आइडिया अबाउट दी ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस। उसने कोई भी ऑर्बिट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया था, लेकिन बोहर ने क्या किया कि उसने कहा कि ऑर्बिट्स के बारे में बताया। उसने कहा कुछ ऑर्बिट्स हैं और जिनके अंदर जिनका क्या है कि एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसने रदरफोर्ड कहता है कि जी एटम जो है ना एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको बोहर कहता है कि नहीं, एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। और एटम शुड कोलैप्स, रदरफोर्ड के आइडिया के मुताबिक ये था कि एटम कोलैप्स हो सकता है, लेकिन बोहर कहता है नहीं, एटम कोलैप्स नहीं हो सकता, ठीक हो गया। अब हमें आगे देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ये क्या होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है ऑर्बिटल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है बेसिकली किसके अंदर होती है, एनर्जी लेवल्स के ऊपर होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। और उनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे पहला हमारे पास K है, L है और M है, और इनको 1 2 3 4 एंड सो ऑन हम इससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी जो शेल एक क्लोज टू न्यूक्लियस होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा जो शेल, उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि KLM हमारे पास ये है, 3 तरह के इसके सब शेल्स होते हैं।
ठीक है। इन सब शेल्स के अंदर अब हमने, अच्छा इसके शेल्स कितने हैं, 3 है। कि एक हमारे पास अगर ये एटम है, ठीक है, ये देखिए ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके अंदर ना 3 तरह के शेल्स है, के होता है, एक एल होता है और एक एम होता है। ठीक है, एम को हम नंबर 1 देंगे, के को नंबर 1, एल को 2 एंड देन एम 3। ठीक हो गया। एक ये देखिए हमारे पास है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि एटम जो है बेसिकली कैसा होता है। इस तरह एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और उसके मिड में क्या होता है, ये होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक हो गया। न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना इसके क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। बेसिकली जितने शेल्स हैं यहाँ पे 3 शेल्स होते हैं एक एटम के। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और इन ये जो शेल्स हैं इनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो शेल है सबसे पहले वाला के है, ये एल है और एक ये एम है। ठीक है, अब हर जो शेल है ना उसको डिवाइड किया गया है सब शेल्स के अंदर। ठीक है, और 3 तरह के सब शेल होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है और एक डी होता है। बेसिक जो है 3 है, और एफ पी होता है। ठीक है, एस पी डी एंड एफ होते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये जो मेन शेल्स हैं, ठीक है, जो मेन शेल हैं बेसिकली ये भी जो है ना 4 नहीं है, 3 नहीं है, बल्कि ये 4 हैं। ठीक है, क्योंकि आप अभी बेसिक्स हैं, आप बेसिक क्लास में हैं, अभी 9th में हैं, तो ये जो आपका भी इतना हाई लेवल पे तो नहीं पढ़ सकते। चले मैं आपको ये भी बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। के, एल, एम और एन, जो सबसे बाहर शेल होता है उसको एन कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है आपको कि ये जितने भी ये जो मेन शेल्स हैं ना इन सब को मज़ीद आगे डिवाइड किया गया है सब शेल्स के अंदर। ये जो के शेल है ना, के, इसके अंदर सिर्फ एक होता है, एस शेल होता है। ठीक है, सब शेल इसका एक ही होता है, एस होता है। ये जो एल है ना सेकंड नंबर पे, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे है एल, के, एल, एम, ये के है और ये एल है। इसके अंदर एक एस होता है, ठीक है, और एक पी होता है, ऑर्बिटल सब शेल होता है। ठीक हो गया। और ये जो एम है ना, ठीक है, इसके अंदर ना 3 सब शेल होते हैं, एक एस होता है, एक पी होता है और एक डी होता है। ठीक हो गया। अब ये जो एन है ना, एन के अंदर जो है 4 सब शेल होते हैं। ठीक हो गया। एन के अंदर कितने शेल होते हैं, सब शेल 4 होती हैं। एक होता है एस, एक पी, एक डी और एक एफ। ठीक हो गया। अब ये जो एस इलेक्ट्रॉन, एस सब शेल है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, और ये जो पी है ना, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पे, 6 के अंदर, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी के अंदर 10 आते हैं। टेन इलेक्ट्रॉन। और एफ के अंदर कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी कि इससे कम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे। यानी कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। पी के अंदर कितने आते हैं, जब 6 इलेक्ट्रॉन। और डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक हो गया। अब हमने ये बताना है कि इस तरह की जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे देखते हैं कि एस, देखिए एस शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो सबसे पहले हम लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट and their ion with the help of new and a few example. Keep in mind that the number of electron in an atom, sequence of shell subshell according to energy level, and maximum number of electron that can be accommodated in a shell. जैसे मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले हमने ये बताना है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या करना है कि एक एटम की हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स आते हों। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक मिनट, ठीक हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे जी, इसको पहले रेज करते हैं, रेज चलो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाऊंगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।